वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस लास्ट वन शॉट पे, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक कंक्लूजन देता है। जैसे कि एक देश आत्मनिर्भर नहीं होता, इस देश में बहुत सारी चीजों की ऐसी जरूरत है जो हमें बाहर से बुलवानी पड़ती है और उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें बाहर के देश हमसे मंगवाते हैं और उसकी वजह से हम पैसा भी रिसीव करते हैं। तो जैसे घर में बहुत सारा पैसा कहीं से आता है और बहुत सारा पैसा कहीं खर्चा हो जाता है, तो उसका हिसाब किताब रखा जाता है ना। सेम वे बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस को नोट करता है। इसको एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जो ये बताता है और सिस्टमैटिकली हम सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि कितना पैसा बाहर को चला गया और कितना पैसा बाहर से आ गया। और ये कई सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आप सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखिएगा। चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बेटा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, एक डबल एंट्री सिस्टम जैसा होता है। इसका एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, डेबिट साइड यानी कि जितना भी पैसा बाहर गया वो डेबिट में शो होगा, और क्रेडिट साइड यानी कि जितना भी पैसा बाहर से रिसीव हुआ वो क्रेडिट साइड शो करेगा। ये एक स्टेटमेंट ये बताता है कि कितने सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारे देश में होते रहते हैं और वो कितने समय यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसको दर्शाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है। किसके बीच में? हमारे देश के रेसिडेंट्स के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी की दुनिया के साथ जो हुए होंगे हमारे ट्रांजैक्शंस, उसको बताता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसको एक फ्लो कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया, क्योंकि समय के अंतराल आपको बताता है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तो जरा इन्हीं को समझते हैं कि व्हाट आर दीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है वो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे हम कुछ लेन देन करते हैं बाकी के देशों के साथ। जैसे कि क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जहां पे हम किसी को ओनर बनाते हैं किसी गुड्स का, किसी सर्विस का, या किसी को कोई टाइटल दे देते हैं। जैसे कि पोजेशन देना होता है ना, किसी को टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो या किसी को ओनर बना रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो या किसी से पैसा ले रहे हो। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। इनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है बेटा। पहला दैट इज विजिबल आइटम। विजिबल आइटम क्या है? जैसे कि बॉटल विजिबल है, मैं इसको छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, फेंक के मारूंगा इसे सर फूट जाएगा। ठीक है, ये फोन, किसी को फोन लगा सकता हूं कि हेलो सुहानी, अरे मतलब बेसिकली यू नो व्हाट आई मीन। तो हम लोग विजिबल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, विजिबल आइटम्स का मतलब होता है कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉटल मैं बाहर बेच सकता हूं, और ये फोन ये यूएस से आया हुआ है, मतलब कंपनी तो यूएस की है ना, तो ये सामान बाहर से इंडिया में आया तो मैंने कुछ पैसा पे किया होगा। और बहुत सारा सामान जैसे कि कॉटन, इंडिया में कॉटन होता है वो बाहर बिकता है, या कपड़ा बाहर बिकता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बदले में हमें पैसा मिलता है। तो जो विजिबल आइटम्स होते हैं वो फिजिकल गुड्स होते हैं, जैसे कि आपके राशन के कार्ड। हल्दीराम जो होता है बेटा, हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट्स आपको बाहर के देशों में मिल जाएंगे, मतलब पानी पूरी और ना जाने क्या क्या बेचते हैं वो, नमकीन वगैरह उनकी यूएस कनाडा हर जगह मिलती है। इन्हें हम विजिबल आइटम्स कहते हैं, यानी कि जिनको हम महसूस कर सकें, टच कर सकें, मेजर कर सकें, देख सकें और उनको फील कर सकें। ठीक है बेटा, और ऐसे ट्रांजैक्शंस हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है इनविजिबल आइटम्स, यानी कि जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि हमारा प्रारंभ बैच किसी बच्चे ने यूएसए में ले लिया, समझ रहे हो नेक्स्ट टॉपर कहां तक पहुंच गया है। तो यूएस में हमारा कॉमर्स का बैच किसी ने ले लिया, अब उसने डॉलर्स में पेमेंट करी होगी और हमें कहां से रिसीव हुआ है? यूएस से वो पैसा रिसीव हुआ। तो मतलब हमारे देश में यूएस डॉलर्स आए इस बैच के बिकने पर, और लिटरली है बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली मैंने देखा था बैच में कि यूएस से, नाइजेरिया से, इनफैक्ट हमारे यहां पे सऊदी अरेबिया से भी रिसेंटली मेरे को एक बच्ची ने एक स्लाइड भी भेजी थी। तो ये सब पैसा कहां से आ रहा है बेटा? बाहर के देशों से आ रहा है। दैट मीन्स कि जब आप सर्विस देते हो कोई भी, उसे हम इनविजिबल आइटम कहते हैं। सर्विस कैन बी टीचिंग, सर्विस कैन बी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, बाहर का कोई डॉक्टर था उससे आपने कोई राय मांग ली, है ना। कोई जैसे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स वैसे बाहर की कंपनी है लेकिन उससे सर्विसेज हम लोग इंडिया में भी लेते हैं। सो ऑल दीज सर्विसेज के लिए या तो हम पैसा पे करते हैं या पैसा रिसीव करते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें हम इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। नाउ उसके साथ साथ आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। बेटा
एक तरफा मोहब्बत कभी फील की है? हाँ मीन करी होगी। ये एक तरफा मोहब्बत की तरह है कि ट्रांजैक्शंस टू वे नहीं वन वे होते हैं। जैसे इनमें तो क्या हो रहा था, जब आप सामान भेज रहे हो तो पैसा आ रहा है, या सामान खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है। सेम वे सर्विस के साथ भी होता है, सर्विस लोगे तो पैसा दोगे, सर्विस मिलेगी तो पैसा ले लोगे, ऐसा कुछ कर लोगे, है ना? हाँ या ना? तो इसके अंदर इनविजिबल यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में क्या होता है बेटा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर वन वे ट्रांजैक्शंस, जैसे कि गिफ्ट, जैसे कि डोनेशंस, ये सब क्या होते हैं, वन वे ट्रांजैक्शंस होते हैं बेटा। कोई इंसान जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी गए फ्रांस, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक तोहफा दे दिया, ये वन वे ट्रांजैक्शन है, ठीक है? जैसे एक तरफा मोहब्बत की तरह है कि मुझे पता है कि मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से है नहीं, मुझे नहीं पता, तो मेरी तरफ से है ना, तो ये वन वे ट्रांजैक्शन है। सेम वे मोदी जी से कोई मिलने अगर इंडिया में आता है, बाहर का कोई प्रेसिडेंट या ट्रंप आया, कोई भी आया, तो उसको हमने कोई गिफ्ट दे दिया, ये वन वे ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, इन्हें हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे कि गिफ्ट्स हो गया, कोई पर्सनल रेमिटेंस हो गया, कोई अदर वन वे ट्रांजैक्शन हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं जिनके ऊपर मतलब आपको पे वापस नहीं करना है, जिनको आपको लौटाना नहीं है, उन्हें हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात? अब आता है इसके साथ लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स हैं जहां पर कोई ना कोई लेंडिंग या बोरोइंग, या मान लो ऐसा हो रहा है कि कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है कि आपका, यानी कैपिटल नहीं सॉरी, एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है, यानी तो एसेट बढ़ जाएगा या एसेट कम हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो ऐसे कोई रिलेटेड अगर आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो वी हैव 4 कैटेगरीज, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सो फार। ठीक है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस कुछ था नहीं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दिखता कैसा है, लेकिन दिखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने साइड्स होते हैं। एज आई सेड, हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड क्या शो करता है, डेबिट साइड ये बताता है आउटफ्लो, यानी कि पैसा चला गया, पैसा चला गया, तो पैसा जब बाहर चला जाएगा तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। अगर पैसा आ गया, अगर पैसा आ गया तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी कि इनफ्लो यानी कि पैसा आया है। पैसा चला गया तो क्या होगा बेटा, ये डेबिट साइड आएगा। तो हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो सारे जो ट्रांजैक्शंस आप आगे देखोगे ना, वो जब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड आपको दिखेगा, पैसा चला जाएगा तो आपको डेबिट साइड दिखेगा। ये लॉजिक याद रखना, तभी वो जब मैं अकाउंट आपको बनाकर दिखाऊंगा तो आपको उससे लॉजिक और बेहतर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको एक अभी स्लाइड आने वाली है, इस स्लाइड में मतलब इस स्लाइड के एक स्लाइड बाद आपको स्लाइड में पूरा 80% चैप्टर मिल जाएगा। तो आप अगर उतना भी अगर बनाना सीख गए ना, तो आपको एटलीस्ट मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपका चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर उसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया होगा। देखो फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। सरप्लस ऑफ बीओपी, कोई भी डबल एंट्री सिस्टम आपने देखा होगा, तो हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो जाए, क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो जाए, हो सकता है बैलेंस भी हो जाए। तो देयर आर सिनेरियोज कि खर्चा और इनकम ऐसी होती है, हर बार बराबर थोड़ी होगी, 100 कमाओगे 100 ही खर्चा करोगे। कई बार हो सकता है ज्यादा कमाया कम खर्चा किया, कम कमाया ज्यादा खर्चा कर दिया। इन सिनेरियोज में भी हमारे पास 3 सिनेरियोज होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी बेटा हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक, when balance of payment is in surplus, surplus यानी कि कमाया ज्यादा, तो क्रेडिट यानी कि पैसा आया, आपने 100 रुपए कमाया और खर्चा कितना किया, डेबिट कितना किया, पे कितना कर दिया, 80 रुपीज पे कर दिया, आया 100 गया 80, बचा कितना 20। तो ये सरप्लस है ना बेटा, इसलिए हम इसको सरप्लस बीओपी कहते हैं। यानी कि हमारे पास पेमेंट्स उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे पास रिसीट्स वर मोर देन पेमेंट्स, हमारे पास रिसीट ज्यादा थी पेमेंट से। दूसरी लाइन आती है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस का मतलब है इक्वल, जितना आया और उतना ही खर्चा किया। क्रेडिट साइड 100 रुपए कमाए, डेबिट साइड 100 रुपए वापिस लौटा दिए, कितना बचा, 0 रुपीज बचा, यानी कि जितना कमाया उतना वापस पे कर दिया, कुछ नहीं बचा ना कुछ ज्यादा आपकी जेब से गया। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड बीओपी या बीओपी, यानी कि आपका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बैलेंस्ड है। अब एक केस आता है जहां पर आपकी इनकम कम हो जाती है लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं। कई बार होता है कि आपने बहुत कम एक्सपोर्ट्स किए लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर दिए,
और भी कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, XYZ जो अपन ने सारे पॉइंट्स पढ़े उसके बेसिस पे कोई भी आपका क्रेडिट साइड कम होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा, यानी कि क्रेडिट आपका 80, यानी कि पैसा आपने 80 ही कमाया, आपके देश में सिर्फ 80 रुपए है, लेकिन आपने कितने की पेमेंट कर दी, आपने 100 रुपए की पेमेंट कर दी, तो कितना एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है अपनी सेविंग से या किसी रिजर्व से, 20 रुपए एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है। मतलब आपकी इनकम आपके खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही है। दैट शोज इट इज अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि रिसीट्स वर लेस देन पेमेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? सो वी हैव 3 सिनेरियोज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी सरप्लस, जहां पे आप पैसा बचा पा रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बैलेंस कि जितना आपने कमाया उतना ही आप खर्चा कर रहे हो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी डेफिसिट, यानी कि जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो। दिस शोज अ बेसिक फॉर्मेट, ठीक है? ऐसे कुछ सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट दिखता कैसा है, क्योंकि अब आपने तो 4 चीजें याद करी थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। आई होप आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ये चारों आइटम्स को मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पे लिखना सिखाऊंगा, और ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया अगली स्लाइड में, तो आप ये मान लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया तो उसके आगे की थ्योरी तो आप इजीली समझ ही जाने वाले हो। ठीक है बेटा? तो अगले 15-20 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। बी फोकस नाउ। देखो, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है? वी हैव 2 साइड्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। ये डेबिट साइड क्या बताती है? आपने यहां पे देखा हुआ दिख रहा है आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी कि देश से जब भी पैसा बाहर जाएगा, यानी कि जब भी आप इंडिया से पेमेंट करोगे बाहर के देशों को, तो वो ट्रांजैक्शंस आप इस साइड पे लिखने वाले हो। जब भी पैसा आप रिसीव करोगे इंडिया के अंदर, बाहर से कोई भी पैसा इंडिया में आएगा, तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे, तभी हम इसको यहां पर इनफ्लो लिखते हैं। अब बेटा, जो 4 चीज मैंने तुम्हें याद करवाई थी, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और उसके साथ साथ कैपिटल ट्रांसफर। सबसे पहले की बात करते हैं विजिबल आइटम। क्या है विजिबल आइटम? ये विजिबल आइटम है, ये विजिबल आइटम है। अब ये फोन है, ये एप्पल का है, और ये एप्पल का फोन यूएस कंपनी बनाती है। मेरा मन किया कि मैं यूएस कंपनी से एक फोन खरीद लेता हूं और उनको पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ, यूएस से मैंने सामान मिलवाया और मैंने बदले में उसकी पेमेंट कर दी। तो इंपोर्ट के बदले जब आप पेमेंट बाहर कर देते हो, तो वो आउटफ्लो बताता है, पैसा बाहर को चला गया, यूएस चला गया, सामान बुलवाया। तो दैट मीन्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम डेबिट साइड लिखते हैं बच्चे, ठीक है? यानी कि आपने सामान बुलवाया तो पैसा बाहर को पे कर दिया। अब मैं अगर आपको बोलूं दूसरी चीज, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? अब मैंने सामान बाहर को भेज दिया। मैंने, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी चाय पत्ती बाहर के देश में बेच देती है, तो जब भी वो सामान बेचती है तो बाहर के देशों से पैसा रिसीव होता है, पैसा आ गया, इनफ्लो साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड, हाँ या ना? और ये क्या बता रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप एक्सपोर्ट्स को क्या मानते हो? अपनी इनकम मानते हो। इंपोर्ट्स को क्या मानते हो? अपना खर्चा मानते हो। तो पैसा चला गया, डेबिट साइड लिख दिया, पैसा आया, क्रेडिट साइड लिख दिया। अब बेटा, ये दोनों क्या है? विजिबल आइटम है। ये मैंने आपको बताया था, इनको आप महसूस कर सकते हो, इनको छू सकते हो और इनको इस्तेमाल भी कर सकते हो, है ना? जब भी विजिबल आइटम यानी कि सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस वैल्यू होता है, यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि आपने कितना सामान, यानी कि फिजिकल आइटम या विजिबल आइटम, कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उसके बीच का डिफरेंस। तो इसको कैसे निकालते हैं हम? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। कितना सामान आपने बाहर को बेच दिया और कितना सामान आपने बाहर से रिसीव कर लिया, इसके डिफरेंस वैल्यू को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था। इट कैन बी सरप्लस, इट कैन बी डेफिसिट एंड इट कैन बी इक्वल। जैसे कि अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, पैसा ज्यादा कमा लिया, तो सरप्लस हो गया, आपने ज्यादा पैसा कमा लिया, है ना? अगर मान लीजिए आपने खर्चा ज्यादा कर दिया, तो डेफिसिट हो गया, आपने कमाया कम, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी। और आपने जितना सामान बुलवाया और जितना सामान बेचा, अगर वो बराबर है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका बराबर हो जाएगा। तो जैसे आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पढ़ा, सेम लॉजिक इज फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या ये बात समझ आ गया? नाउ आप 4 में से एक चीज कंप्लीट कर चुके हो, दैट इज विजिबल आइटम। सेकंड वन इज
आपका इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज। बेटा अब लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपोर्ट्स। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई डॉक्टर है, उसने यूएस के किसी पेशेंट को अपनी सर्विसेज दी, तो क्या हुआ, इंडिया ने सर्विसेज दी, बाहर वाले ने सर्विसेज ली, बदले में वो पेमेंट करेगा, यानी कि हमारे पास इनकम आएगी। इंडिया का डॉक्टर था, उसको फीस मिली, पैसा आया। पैसा आया किस साइड लिखना चाहिए, किस साइड लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड। अब देखो तुम दिमाग लगा पा रहे हो, क्रेडिट साइड लिखोगे यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंडिया से सर्विस गई तो पैसा आया, तो कहां आएगा बेटा आपका, यह आएगा क्रेडिट साइड की पैसा रिसीव किया। इसका ऑपोजिट कर दो। मान लीजिए नेटफ्लिक्स आप लोग सब देखते हो, Amazon भी आप सब लोग देखते हो, तो Amazon हो या नेटफ्लिक्स हो, ये बाहर की सर्विसेज हैं बेटा, और इसके लिए हम इंडियंस पैसा पे करते हैं, और ये पैसा कहां जाता है, फॉरेन कंट्रीज को जाता है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम सर्विसेज ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से और उनको उसके बदले में पैसा दे देते हैं, यानी कि पैसा बाहर को चला जाता है। किधर लिखोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज रिटन इन डेबिट साइड। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमने गिफ्ट रिसीव किया, वन साइड ट्रांजैक्शन आपके ऊपर आए, यानी कि मान लो एक केस बता देता हूं, मोदी जी बाहर गए और मोदी जी को अच्छा खासा गिफ्ट मिल गया, तो पैसा मिला यानी कि एक इनकम हुई, इनफ्लो हुआ। दूसरा एक और मैं सिनेरियो समझाता हूं। जैसे मान लो किसी माँ बाप, इंडियन माँ बाप है, उसके बच्चा यूएस में, कनाडा में, यूरोप में कहीं पढ़ता है या फिर काम करता है, उसको अपने माँ बाप की रहन सहन के लिए कुछ खर्चा भिजवाना पड़ता है। तो वन साइड ट्रांजैक्शन होता है ना, कि बच्चे ने कुछ पैसा भिजवा दिया मम्मी पापा की देखरेख करने के लिए कि वो अपना खर्चा चला पाए इंडिया के अंदर, तो ये वन साइड ट्रांजैक्शन है। तो यानी कि जब आप फॉरेन से पैसा रिसीव करते हो, वन वे ट्रांजैक्शन, बदले में आपको लौटाना नहीं है, गिफ्ट आपको लौटाना नहीं पड़ता, बच्चे को पैसा लौटाना नहीं पड़ता, वो आपको मिलता है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। तो जब भी आप पैसा रिसीव करते हो, वन साइडेड ट्रांजैक्शन यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, पैसा जब बाहर से आता है तो उसे हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर एजुकेशन के लिए आपने बच्चे को बाहर भेज दिया, या मोदी जी से मिलने ट्रंप आया, या मेलेनी आई, या कोई और दूसरे लोग आ गए, तो होगा क्या, ये गिफ्ट देंगे बदले में, हाँ या ना, गिफ्ट तो देने पड़ेगा ना, इटली के भाई साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर तो देना ही पड़ेगा ना गिफ्ट। तो जब आप गिफ्ट देते हो तो आपका पैसा चला जाता है, दैट मींस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ये एक तरफा ट्रांसफर है। एजुकेशन के लिए आपने बच्चे की फीस भर दी कॉलेज की बाहर के देशों में, तो ये क्या होगा बेटा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो पैसा आपने बाहर को दे दिया, आउटफ्लो हो गया, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज समझनी पड़ेगी बेटा, मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई हमारा घर या कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कोई फॉरेन कंपनी आकर काम करती है, तो फॉरेन कंपनी रेंट देती है इंडियन व्यक्ति को, हाँ या ना। तो जब एक इंडियन व्यक्ति फॉरेनर से रेंट ले लेता है या ब्याज ले लेता है या किसी भी तरीके से फॉरेनर व्यक्ति से अपनी इनकम कमाता है, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्यों भाई, कमा रहा है, खर्चा नहीं कर रहा ना, पैसा देश के अंदर आ रहा है। तो ये यहां पर क्या है, इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई एक इंसान है इंडिया का, उसकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी थी या इंडिया में कोई प्रॉपर्टी थी, और बाहर का व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है, रेंट दे रहा है इंडियन व्यक्ति को, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट यानी कि लोन दिया था, मान लो उसके बदले में आपको ब्याज दे रहा है, तो सब इनकम कंसीडर करी जाती है। तो इंडियन व्यक्ति को अगर पैसा मिल रहा है तो वह आप इनफ्लो साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो। इसी का उल्टा कर दो, कोई इंडियन व्यक्ति है, वो फॉरेन की जमीन पे कोई बिजनेस चला रहा है, तो उसको रेंट देना पड़ता होगा, या कोई फॉरेन व्यक्ति है, उससे उसने लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ता होगा। तो जब भी आप ये इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट पे करते हो अब्रॉड को, तो आपको ये डेबिट साइड लिखना पड़ता है, क्योंकि अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, पैसा जा रहा है, तो आप लिखोगे इसको डेबिट साइड, यानी कि इनकम लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड, पे किया तो वो अब्रॉड अगर पे किया है तो आप डेबिट साइड लिखोगे। क्या आप समझ पा रहे हो लॉजिक मेरा, मैं क्या समझाना चाहता हूं? जब भी पैसा आता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, जब भी पैसा चला जाता है तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। ये अभी तक जितनी भी बातें मैंने लिखी, ये बातें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो हिस्सों में बांटती है। कैसा? ये सारे पहले ट्रांजैक्शन जो थे वो ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिससे ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, ना ही कोई एसेट में चेंज है, ना एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, ना लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है। ऐसे आधे हिस्से को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट माना जाता है जिससे ना कोई लाइबिलिटी ना कोई एसेट में चेंज है। और फन फैक्ट, करंट अकाउंट
कि बैलेंस मतलब अब मैं इसके सारे अगर खर्चों को टोटल करूं और सारी इनकम को अगर टोटल करूं तो हो सकता है ना बैलेंस बराबर हो सकता है शायद मैंने खर्चे ज्यादा कर दिए हो सकता है मैंने इनकम ज्यादा कमा ली हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि करंट अकाउंट भी पॉजिटिव हो सकता है, बराबर हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर है? आई होप कि इतना आप समझ पा रहे होंगे कि डेबिट साइड अगर ज्यादा है मतलब खर्चे ज्यादा हो गए तो आपका डेफिसिट हो जाएगा करंट अकाउंट। लेकिन मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो आपने ज्यादा पैसा कमा लिया है, दैट मींस सरप्लस होगा करंट अकाउंट। और अगर दोनों ही बराबर है कि खर्चे भी 100 रुपए थे और इनकम भी 100 रुपए थी, दैट मींस के बैलेंस्ड करंट अकाउंट है। क्या ये बात क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो कि हमने ज्यादा पैसे कमा लिए। अब क्या करें इस पैसे का? व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू? सर नाइकी के जूते खरीद लो, सर आईफोन खरीद लो एक और। अबे देश ने पैसा कमाया है, ज्यादा पैसा देश के पास आया, तो देश क्या करता है? देश किसी को उधार भी दे सकता है, यानी कि लेंड मनी टू अब्रॉड। आप पैसा दे दो दूसरे देशों को, ऐसा किया जाता है। तो आपके पास जब ज्यादा पैसा होता है ना, इनफैक्ट किसी भी इंसान के पास ज्यादा पैसा होगा या तो इन्वेस्ट करता है या फिर किसी को लोन दे सकता है, उधार दे सकता है। ठीक है, उधार वही देता है जिसके पास पैसा होता है। सो व्हेन यू हैव मोर मनी, ज्यादा पैसे का इनफ्लो हुआ है, यू कैन लेंड। और लेंड मतलब पैसा चला गया, आउटफ्लो, डेबिट साइड लिखेंगे लेंडिंग टू अब्रॉड। आपने पैसा अगर लोन पर बाहर के देश को दे दिया या बाहर किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी को दे दिया, पैसा तो गया ना, पैसा तो गया। क्या हुआ बेटा? लेंडिंग कर दी, पैसा चला गया। कहां लिखोगे? आउटफ्लो, डेबिट साइड लिखोगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा कम पड़ गया, आपने 100 रुपए कमाए थे और 150 रुपए खर्चा हो गए। बेटा जेब में 100 रुपए थे और 150 रुपए खर्च करा है, तो 50 रुपए कहां से लाओगे? अभी करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए कहां से लाओगे भाई? 50 रुपए को छोड़ेगा थोड़ी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे पेमेंट? उधार मांग लो। उधार मांग लोगे तो पैसा आ जाएगा, आएगा तो किस साइड लिखूंगा मैं? सर इनफ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो साइड लिखो, यानी कि बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन से आप पैसा भी उधार ले सकते हो, और जब आप पैसा उधार लेते हो, पैसा आता है, इनफ्लो यानी कि क्रेडिट साइड लिखते हो, और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो यहां पर देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट में चेंज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब बेटा क्या सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर बोरोइंग और लेंडिंग ही कर सकते हो? क्या और कुछ नहीं हो सकता? बेटा मान लीजिए इफ आई से कि फॉरेन से इंडियन किसी बिजनेस को फॉरेन में पेमेंट करनी थी, यानी कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना था। तुम्हारे पिताजी को पसंद आया कि मैं बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, इटली में मस्त बढ़िया घर खरीद लेते हैं। मम्मी ने बोला हाँ इटली में घर खरीद लो, मस्त बढ़िया, सारे बच्चे सारा परिवार जो है मस्त बढ़िया ऐसा पास्ता वास्ता खाएंगे, पिज्जा खाएंगे और मस्त बढ़िया घूमते फिरते रहेंगे। इटली में तुम्हें एक प्रॉपर्टी मस्त आई और तुमने वहां पे घर खरीद लिया। अब जैसे ही तुमने घर खरीदा तो क्या हुआ बेटा? पैसा चला गया बाहर अगर पैसा गया दैट मीन्स व्हाट? पैसा बाहर चला गया तो क्या समझ आया? डेबिट साइड लिखेंगे, हाँ या ना? सो व्हाट विल यू राइट? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। जब आप अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा चला जाता है, भले ही एसेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ? आपने पैसा दे दिया, डेबिट साइड लिखोगे। अब सिर्फ आप ही लोग खरीद सकते हो क्या इटली में घर? किसी बाहर के कंट्री के व्यक्ति को मन किया इंडिया में घर लेने का, गोवा में उसको मस्त बढ़िया सा घर लेना है, उसको हिमालयस में कोई घर लेना हो या कुछ ऐसी जगह पे उसको अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, तो पैसा आया हमारे देश में क्योंकि पैसा लगा रहा है, और पैसा लगा रहा है कौन? व्यक्ति बाहर का। तो ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। बेटा क्या कहलाता है ये? इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि पैसा बाहर से आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, समझ आया बच्चे? ये बात आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। क्या इतना क्लियर है? तो अब मैं आपको इसका एक लास्ट ट्रांजैक्शन बताता हूं। ये लास्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा इसको कंक्लूड करेगा। अभी तक जो है ना आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ सर जब पैसा आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, जा रहा है तो डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन सर ले देख के इसका एंडिंग क्रस्ट समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें समझ आएगा सर इसका असली मुद्दा क्या है, एट द एंड होता क्या है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। इनफ्लो यानी कि पैसा कितना आया उसको बताता है, आउटफ्लो यानी कि पैसा कितना चला गया इस चीज को बताता है। मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, अगर मैं ये बोलूं कि आपको, अगर ये मैं बोलूं कि मुझे पैसा जो है
कम पड़ गया, यानी कि मैंने खर्चे ज्यादा कर दिए और मैंने कमाया कम। तो मान लीजिए मैंने खर्चा कर दिया 1000 रुपए और मैंने कमाया सिर्फ 800 रुपए, तो 200 रुपए कम पड़ गए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अपना कोई पिगी बैंक होगा, उस पिगी बैंक को फोड़ूंगा और उसमें से 200 रुपए निकालूंगा और पेमेंट करूंगा, है या ना। तो ये पिगी बैंक क्या होता है बेटा, विथड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, ये तुम बहुत अच्छी से जानते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं जहां पे फॉरेन की करेंसीज आरबीआई रखता है अपने पास। एक तिजोरी होती है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी रखी जाती है। अब ये सब लेन देन आप फॉरेन के साथ कर रहे हो तो आप रुपीस में थोड़ी पेमेंट करोगे, आप तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करोगे ना। तो क्या होगा, $200 अगर आपको कम पड़ गए तो आप फॉरेन रिजर्व्स के अंदर से $200 निकालोगे और इस पूरे अकाउंट को बैलेंस करोगे। यानी कि 1000 रुपए खर्चा हुए थे और 800 रुपए कमाए थे, तो अब इसको बैलेंस शीट की तरह टैली करना पड़ेगा ना। तो कैसे करोगे भाई, 200 रुपए अपनी पिगी बैंक यानी कि फॉरेन रिजर्व से निकालो और यहां पर लिख दो। भाई चुकाना तो पड़ेगा ना फॉरेन को पैसा, तो $200 आप निकालोगे फॉरेन रिजर्व से और यहां पर लिख दोगे। यानी कि आपके पास एक तिजोरी होगी जिसमें कुछ पैसे रखे होंगे, $200 मान लीजिए, इस $200 को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर 1000 होगी वैल्यू, यहां पे 800 थी, 200 रिजर्व से निकाल ली तो यहां भी 1000 हो गई, 1000 टोटल हो गया, बैलेंस हो गया। क्या ये बात समझ आई? अच्छा सर, तभी आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हो कि पेमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। बेटा अब समझ गए तुम, ठीक है। अब बेटा ये तो केस हो गया जब आपके पास पैसा कम पड़ गया, ज्यादा आ गया तो पैसा है तो बड़ी, अरे मतलब कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो पैसा ज्यादा आ गया, आपने $1000 कमा लिए लेकिन आपने सिर्फ $800 ही खर्चा किए, मतलब $200 अभी भी जेब में पड़े हुए हैं। तो क्या जेब में ही लेके घूमते रहे? नहीं नहीं नहीं, आपको इसको पिगी बैंक में वापस डालना पड़ेगा। यानी कि एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भैया हाथ में ऐसे पैंट में लेके मत घूमो, कहीं से अगर जेब फटी होगी तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, पिगी बैंक में डाल देते हैं, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स में डाल दो इस पैसे को। तो क्या होता है बच्चे, जो इधर आपने $1000 कमाए और $800 खर्चा किए, $200 बच गए। इस $200 को उठाओ, एक वोल्ट होता है उसमें ऑलरेडी पैसे रखे होंगे, उसमें और कुछ पैसा ऐसा डाल दो। तो अब क्या हुआ, ये 1000 आपका पैसा आया था और 800 गया था। अब इसमें से 200 और चला जाएगा, 200 और चला जाएगा, तो दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। अब आपने एक और लॉजिक समझना है, जब मैं विड्रॉ करता हूं फॉरेन रिजर्व से पैसा, तो मेरे अकाउंट में आता है ना, पैसा आया तो इनफ्लो मैंने कहा लिखा, विथड्रॉल साइड, ठीक है। एडिशन यानी कि पैसा मैं रिजर्व में डाल रहा हूं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो पैसा चला गया, इसलिए मैं इसको डेबिट साइड लिखता हूं। क्या इतना भी लॉजिक समझ पा रहे हो आप लोग, अच्छे से समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। ये पूरा सिनेरियो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इससे पहले 1-2 पॉइंट और सीख के जाओ, इसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखो, ये मैंने बोला था आपको 2 हिस्से में बांटना है आपको, ठीक है। पहला हिस्सा है करंट अकाउंट। क्यों इसको करंट अकाउंट बोलते हैं? क्योंकि ना इसमें कोई एसेट में चेंज है, ना ही कोई लाइबिलिटीज में चेंज है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है बेटा, इस लाइन के नीचे देखना, इसमें एसेट भी बदल रहा है और लाइबिलिटीज भी चेंज हो रही है। तो इसे हम कहते हैं बेटा 4th पॉइंट, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम के बाद आता है कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल ट्रांसफर्स। तो ये होती है कैपिटल ट्रांसफर्स जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज में चेंजेस है बेटा। क्या ये बात समझ पाए? अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं एक लाइन और ऐड करने वाला हूं। वो कहां आने वाली लाइन, ये देखो येलो लाइन तुम्हें दिखेगी। दिस येलो लाइन शोज कि हमने इस टेबल के आइटम्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि मैंने अभी 2 अकाउंट बनाए थे, एक है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक है कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहां पर सिर्फ इन लास्ट वाले ट्रांजैक्शंस को छोड़कर ऊपर वाले सारे ट्रांजैक्शंस को अलग कर दिया। यानी कि जितनी भी चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस और गुड्स का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए, इनकम लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया, लेंडिंग एंड बोरिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो गया, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड हो गया, ये सारी चीजें हो गई ना, वो एक चीज कहलाती है। यानी कि इस येलो लाइन से ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसे हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स हैं जो कि किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए करे जाते हैं, जिसमें आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज, यानी कि रेंट कमाने के लिए कुछ आप एक्टिविटीज कर रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करी जाती हैं उसे हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। और वो इस येलो लाइन के ऊपर होते हैं सारे के सारे, इसलिए दूसरे नाम से इसको हम
अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। इस लाइन से ऊपर वाले जितना आइटम है उसे हम अबव द लाइन आइटम यानी कि ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है मैं फिर से बता देता हूं। इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से ये ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आप कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हो, कुछ पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया? किसी को लोन में लग रहा हो तो बेटा इंटरेस्ट का भी पैसा कमाया जाता है। क्लियर? अब आता है हमारे पास ये लास्ट दो ट्रांजैक्शन जो तुम्हें दिख रहे हैं। सर ये क्या कहलाते हैं? फिर आपने इनको दो हिस्सों में बांट दिया, ये सारे ऊपर वाले ऑटोनॉमस हो गए, नीचे वाला क्या है? इसे हम कहते हैं बेटा अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफरेंस होता है, यानी कि मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसको बैलेंस मतलब इस गैप को फिल इन करके बैलेंस करने के लिए हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की मदद लेते हैं। अब जैसे मान लो पैसा कम पड़ गया तो रिजर्व से पैसा निकाल कर डाल दिया, ये देखो अकोमोडेटिंग आइटम कहलाएगा। गैप को बैलेंस करने के लिए किया ये आइटम हमने। ठीक है, दूसरा ज्यादा पैसा है तो निकाल कर वापस रिजर्व में डाल दिया, ये भी बैलेंस करने के लिए किया आपने। तो आपने क्या किया? बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, गैप को फिल इन करने के लिए जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसे हम अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एंड विद दिस पॉइंट मैं अगर कहूं तो ऑफिशियली तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। बस हर एक पॉइंट को इनने बहुत पैराग्राफ के साथ समझाया है, तो तुम लिखोगे क्या उसके लिए मैं आगे की स्लाइड्स में तुम्हें चीजें बता देता हूं। तब तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा, तो तुमने बैलेंस ऑफ पेमेंट सीख लिया, इसका पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब इसकी थ्योरी देखना और समझना कितना बड़ा पॉइंट होगा अगर ये तुम्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो। देखो अब अपन समझते हैं, 10 मिनट में तुम्हें सारी की सारी थ्योरी भी क्लियर हो जाने वाली है। यही इसका इफेक्टिव तरीका है पढ़ने का। देखो सबसे पहले बात करते चलो बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो विजिबल आइटम होते हैं उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल आइटम के बीच का डिफरेंस क्या है, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। यही तो था, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहां पर क्या भैया, यही तो समझा था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को ही तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम दूसरे और के नामों से जानते हैं, ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। दो नाम और होते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई? सिंपल चीजें हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो, बैलेंस अपने आप समझ जाओगे। बैलेंस में है ही नहीं समझने लायक कुछ। एक्सपोर्ट जितना किया उतना आपने इंपोर्ट किया, वही बैलेंस होता है। सरप्लस कब होगा? ज्यादा, जब आप ज्यादा सामान बेचोगे और कम खर्चा करोगे। या दैट मींस व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर एंड इंपोर्ट्स आर लेस। आपने ज्यादा सामान बेचा, मंगाया कम, तो आप सरप्लस कहते हो। सरप्लस का मतलब होता है बच्चे, एक्सपोर्ट्स आर मोर गुड्स देन व्हाट इट इज इंपोर्टेड। जो आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इंपोर्ट के मुकाबले, उसे हम सरप्लस बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसे हम फेवरेबल कंडीशन भी कहते हैं बेटा। एक फेवरेबल ट्रेड माना जाता है कि किसी भी देश के लिए सामान कम मंगवाना और इनकम ज्यादा कमाना, सामान ज्यादा बेचना और सामान कम मंगवाना ज्यादा बेटर होता है। पैसा कमाना सबके लिए अच्छी कंडीशन मानी जाती है। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, सामान ज्यादा मंगवाया, बेचा कम, पैसे कम पड़ गए, क्या हुआ? डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एक्सीड, इंपोर्ट एक्सीड कर रहा है किससे? एक्सपोर्ट से। आपने सामान ज्यादा मंगवा लिया, बेचा कम, क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन होगी, आपके फेवर में नहीं है। ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, कमा कम रहे हो, तो भैया कब तक कर पाओगे ये चीज? एक समय तक ही कर सकते हो ना, जब तक आपके पास सेविंग्स होंगी, वरना आप ये कर ही नहीं पाओगे काम। दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने ये देख लिया इस अकाउंट में, तो मुझे बताओ ये दो ट्रांजैक्शन मिलकर, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मिलकर इस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट बनता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? हां सर, बिल्कुल कह सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पूरा इतना बड़ा अकाउंट है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। अब इसके बीच में डिफरेंस समझ लो। देखो डिफरेंस क्या है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? विजिबल आइटम्स के बीच का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पहला मीनिंग समझा दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिनेशन थी उसको यहां पर चाप दिया। कैसे लिखा? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होते हैं, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है, किसके बीच में? रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर।
यही इसने समझाया, यही अपन को पता है, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब देखो ये सिर्फ विजिबल आइटम को इंक्लूड करता है, यही तो अपन ने पढ़ा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ये क्या करता है बेटा, विजिबल हो, इनविजिबल हो, यूनिलैटरल हो या कैपिटल ट्रांसफर हो, सारी चीजों को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर की किसी ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, करंट अकाउंट में आता है, इसका कोई कैपिटल नेचर की चीज यानी कि एसेट के बढ़ने और लायबिलिटी के बढ़ने घटने में कोई इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है, लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब कैपिटल नेचर की चीजें हैं बेटा, ठीक है। ये एक नैरो कंसेप्ट है और ये एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये तो भैया वाइडर कंसेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, बस एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, ठीक है। नाउ एक बड़ी अच्छी बात ये बोली गई है, इसको मैं आपको यहां से समझाता हूं। मान लीजिए आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ अपना काम कर सकता है? क्या कर सकता है? हाँ सर, हाँ सर। मतलब एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नीचे होने से यहां पर चीजें बैलेंस हो सकती है। देखो अपन बैलेंस करते हैं ना, विथड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ही अगर ऊपर नीचे है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, या क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या इसके चेंज करने से अकाउंट को बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बहुत सारे ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंट होता है। ये तो भैया इकलौता एक ट्रांजैक्शन है, तो इसका अगर बैलेंस डिफरेंट हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको संभाल लेगा, पर बैलेंस ऑफ पेमेंट ही अगर ऊपर नीचे है तो ये इसको संभाल नहीं सकता, ठीक है। समझ आया, क्योंकि वो इसका एक पार्ट है छोटा सा। क्लियर बच्चे, समझ आया? तो लास्ट पॉइंट यही कहता है, दैट मींस कि अनफेवरेबल बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर अनफेवरेबल है, सरप्लस है, डेफिसिट है, इट कैन बी मेट आउट विद फेवरेबल बीओपी। बीओपी उसको हैंडल कर लेगा, बैलेंस कर लेगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बीओपी अगर बैलेंस नहीं है, वही अनफेवरेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस ऑफ ट्रेड तो कुछ नहीं कर सकता उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये भी अनबन होगा तभी तो जाके उसके बैलेंस बिगड़े होंगे, ठीक है। समझ आया बच्चे? तो ये डिफरेंस भी आई होप तुम्हें क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले समझते हैं करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट्स में बटा हुआ है, एक करंट अकाउंट जिसमें कोई एसेट और लायबिलिटी का कोई खेल नहीं है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट जिसमें एसेट और लायबिलिटीज चेंज होती हैं। देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आती है बेटा? करंट अकाउंट की चीजें आती हैं अंदर अंदर आती हैं इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यही मैंने तुम्हें बताया था, यही सारी चीजें होती हैं करंट अकाउंट के अंदर, हाँ या ना? देखो क्या क्या होता है बच्चे, विजिबल, बार बार ये चार्ट दिखा रहा हूं क्योंकि चार्ट सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। विजिबल आइटम्स हो गए, इनविजिबल आइटम्स हो गए, सर्विस और गुड्स क्या है, विजिबल इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए, और इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट वगैरह हो गए। ये सब क्या है, करंट अकाउंट की नेचर की चीजें। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और बराबर भी हो सकता है। तो देखो क्या है, यहां पर ये तो लिखा मैंने, यहां पर ये लिखा, सो करंट अकाउंट इज व्हाट, इट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के अंदर जो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हुए होंगे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान का हुआ होगा और सर्विस का हुआ होगा, उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इट डज नॉट इंपैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी, ना ये लायबिलिटी को टच करता है ना ये एसेट्स को टच करता है, इससे उसका कोई वास्ता ही नहीं है बेटा, ठीक है। समझ आया? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इनकम लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट। सबको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल आइटम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब बेटा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि मान लीजिए आप कोई सामान को बाहर से मंगवा रहे हैं और आप पैसा पे कर रहे हैं, तो कहां साइड आएगा? वो डेबिट साइड आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू आर डूइंग अ पेमेंट यानी कि इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको कहां लिखोगे? नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड लिखोगे, ठीक है। पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो, इंपोर्ट हो रहा है, पैसा जाएगा, डेबिट साइड लिखो। अगर रिसीट, अच्छा ये लाइन मिस हो गई थी तो मैंने सोचा इसको पूरा एडिट करने की जगह यहां पे लिख देता हूं कोने में। तो अगर रिसीट यानी कि पैसा आ रहा है तो आप इसको क्रेडिट साइड लिखोगे, यानी कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा मिलेगा, आप इसको क्रेडिट साइड लिख सकते हो, ठीक है। सो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पॉइंट क्लियर हुआ। देखो सारी चीजें सेम है बच्चे, बहुत इजी। अगर आपको पूरा चार्ट आ गया ना तो ये पूरे सारे पॉइंट्स तुम इजीली कर पाओगे। ये ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस है बस। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी अगर सरप्लस है तो बीओटी अगर डेफिसिट है
डेफिसिट है, तो उसी को ये बता रहा है। बीओटी अगर सरप्लस है तो इसी चीज को ये बता रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए, इंपोर्ट कम हुए, सरप्लस हो गया। एक्सपोर्ट कम हुए, इंपोर्ट ज्यादा हुए, तो देखो डेफिसिट हो गया। यही चीज तो बता रहा है, और क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ आया? चले आगे बढ़े। देखो अब आता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सर्विसेज में भी सेम लॉजिक चलता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि यहां पर फिजिकल गुड नहीं थे, यहां पे इनविजिबल गुड है। यहां पर ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, छू नहीं सकते। ठीक है, देखो नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक इनविजिबल आइटम्स सोल्ड और परचेज्ड, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी सामान आप बेचते हो, अगर मान लो पेमेंट कर रहे हो, खरीद रहे हो, सर्विसेज अगर कोई ले रहे हो, तो उसको आप कहां रिकॉर्ड करोगे, नेगेटिव साइड पे करोगे, यानी कि डेबिट साइड। ठीक है, कहां करोगे बेटा, डेबिट साइड करोगे। और अगर मान लो कोई पैसा आ रहा है, सर्विसेज अगर आपने दी है, तो उसको आप पॉजिटिव साइड करोगे, यानी कि क्रेडिट साइड कर दोगे। ठीक है, क्रेडिट साइड उसको आप लिख दोगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब भी पैसा आएगा क्रेडिट साइड लिखोगे, जब भी पैसा जाएगा डेबिट साइड लिखोगे। सिंपल लॉजिक है। सर सर्विसेज कैसी दी जाती है, बाहर से सर्विसेज कैसी ली जाती हैं, या आप बाहर से कैसी सर्विस लेते हो? अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो बाहर से लिया जाता है, बाहर को दिया जाता है। अगर आप बैंकिंग फैसिलिटी चाहते हो, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, ऐसे बहुत सारे बाहर के बैंक जो इंडिया में भी खुले हुए हैं, ऐसे बैंक्स को भी हम यहां पर तवज्जो देते हैं, तो ऐसे को भी हम पैसे देते हैं। बहुत सारे बैंक्स जो है बाहर भी काम करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स वहीं पर हैं। शिपिंग एक सर्विस होती है बच्चे। हम डिलीवरी जो है वो एक चार्ज होता है ना, एक सर्विस होती है, तो शिपिंग का भी पैसा दिया जाता है। अगर आप यहां से सामान भेज रहे हो तो सामने वाला शिपिंग का पैसा देगा, अगर आप सामने से मंगवा रहे हो तो आप शिपिंग का पैसा दोगे। तो पैसे का जाना विल बी डेबिट साइड, पैसे का आना क्या होगा, आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ आया? दूसरा पॉइंट देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी कि वन साइड ट्रांजैक्शन है, वन वे ट्रांजैक्शन है। ये कैसे हो सकते हैं? गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट दे दिया, ग्रांट्स मिल गई, ग्रांट्स दे दी, पर्सनल रेमिटेंस, कोई आपने किसी को पर्सनली किसी को पैसा भेज दिया है, किसी ने पैसा आपको भेज दिया, ऐसा कोई भी अगर रिलेशन होगा तो वो कहां माना जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में माना जाता है। अगर वो ट्रांसफर आपके पास आया है क्रेडिट साइड लिख दो, आपने भेजा है डेबिट साइड लिख दो। भैया क्या रॉकेट साइंस है, सिंपल सी तो चीज है। ठीक है, क्लियर बच्चे, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरी बात, इनकम रिसीट एंड पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने रेंट पे किया है डेबिट साइड लिख दो, फॉरेन के किसी को पे किया है तो डेबिट साइड लिख दो। फॉरेनर ने अगर आपको रेंट दिया है या ब्याज दिया है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिख दो। सिंपल सी चीज, चारों पांचों चीजें समझ आ गई तुम्हें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी सो फार? अब ये जितनी भी मैंने 4 पॉइंट्स बोले, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और इनकम रिसीट, ये सब क्या है, करंट अकाउंट है। जो मैंने तुम्हें यहां पर बताया था, आई होप तुम्हें अगर याद हो, मैंने क्या बताया था बच्चे, ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्या है बच्चे, ये करंट अकाउंट है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। करंट अकाउंट ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंस हो सकता है, हाँ या ना? अब नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ लो, नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ लो बच्चे, क्या हो सकता है? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस यानी कि भिखारी नहीं है बोल, अपने पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, क्यों, सरप्लस में हो ना, पैसा है आपके पास। तो करंट अकाउंट सरप्लस क्या कहता है, जब सारी वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप जितना पैसा कमाया है वो ज्यादा है किस चीजों से, जितना पैसा आपने खर्चा किया है, तो आपका पूरा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है। लेकिन गलती अगर ये हो गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इंपोर्ट ज्यादा हो गए, आपने सामान बहुत सारा मंगा लिया, बेचा कम, तो आपका क्या होगा, कमी पड़ जाएगी भाई साहब। तब क्या होगा, आई नीड द मनी, आई नीड द मनी मैन। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पैसा है नहीं, आपको उधार लेना पड़ेगा। समझ आया बच्चे? तो ये आपके पास एक और पॉइंट था। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? करंट अकाउंट और बीओटी में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट के बीओटी के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं, ये हमें पता है। डिफरेंस मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर करता है। ठीक है, किसी चीज के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहने देता है। करंट अकाउंट क्या है बच्चे, इसमें इनविजिबल और विजिबल ट्रांजेक्शंस दोनों ही आते हैं। ये क्या है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, और ये क्या है, ये वाइडर कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? ये वही वाला कंसेप्ट यूज कर रहा है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले के साथ डिफरेंस था इसका, उतना ही इसके अंदर वैसे ही डिफरेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आता है हमारे पास दूसरा पार्ट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब मैं तुम्हें अगर दिखाऊं कैपिटल अकाउंट में जो मैंने यहां बनाया था, देखो ले दे के वही स्लाइड पे आ रहे हैं अपन, तुम देख रहे हो एक ही स्लाइड पे आ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें थी, उधार दिया, उधार लिया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट हुआ, पैसा आपने ऐड कर दिया रिजर्व में, पैसा आपने निकाल लिया रिजर्व से, ये सारे कैपिटल अकाउंट की चीजें बच्चे। समझ आया? तो देखो जरा समझना कैपिटल अकाउंट को। देखो कैपिटल अकाउंट क्या है,
ये डिफरेंट ही होता है करंट अकाउंट से। कैसे? उसका एकमात्र रीजन है एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होता है, उसे ही हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। व्हेन capital account of BOP records all those transactions between the resident and the rest of the country which causes a change in the asset or liability of resident of a country or its government. It is related to claims and liabilities of financial nature. Capital account is used to finance the debt in current account and absorb the surplus of करंट अकाउंट। बेटा ये क्यों किया जाता है? उसका एक बड़ा रीजन मैंने आपको बताया था, अगर करंट अकाउंट में अगर मान लो कोई डिफरेंस है तो कैपिटल अकाउंट उसको बैलेंस कर लेगा। जैसे करंट अकाउंट में ज्यादा पैसा आ गया तो आप किसी को उधार दे दो, लेंड कर दो पैसा। अगर पैसा कम पड़ गया तो बोरो कर लो, तभी तो बोरोइंग और लेंडिंग वाला कंसेप्ट आया था, अगर याद हो आपको मैंने सिखाया था, हाँ या ना? चलो भैया आगे देखो, यही समझते हैं अपन सबसे पहले। बोरो, आप कभी भी अपने दोस्त से पैसा मांगने जाते हो, क्या करता है? पार्ले जी खाना पड़ रहा है, काली चाय में डुबोगे। आप 500 रुपए मांगो, वो अपनी ऐसी आर्थिक स्थिति बताएगा ना कि आप बोलेगा कि भाई सुन एक काम कर, तू मेरे से 500 रुपए ले ले भाई, तू एक काम कर, तेरे से गलत ही पैसे मांग ली, तू मेरे से 500 रुपए रख, मैं नहीं मांग रहा तेरे से, ठीक है? ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना ये लोग, गलीच लोग, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो बोरोइंग क्या है? बोरोइंग और लेंडिंग कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मान लीजिए करंट अकाउंट में आपके पास पैसा ज्यादा पड़ा है तो आप किसी और अब्रॉड में किसी व्यक्ति को आप उधार दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम पड़ गया तो आप उधार मांग लो, क्या दिक्कत है? इससे लायबिलिटीज और एसेट में चेंज होता है। देखो, व्हेन यू बोरो, अगर आप पैसा मांगते हो, बाहर से उधार ले लेते हो, पैसा तो आता है, भले ही लायबिलिटी बढ़ जाए लेकिन पैसा आता है, तो आप कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड लिख दोगे। कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड लिख दोगे। वो आपने यहां पर भी किया था, है ना? अब मुझे बार बार क्या है ना, उस अकाउंट पे जाना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बार बार स्लाइड ऊपर जाती जा रही है। तो देखो, बोरो किया, क्रेडिट साइड लिखा, आपने लेंड कर दिया, डेबिट साइड लिखा, ठीक है? समझ आया? तो ये तुम याद रखना, अगर तुम ये अकाउंट याद रख लोगे ना तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी बेटा, मैं पहले बता रहा हूं। तो तुम अगर इसको याद कर सको या याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने पैसा उधार ले लिया है, पैसा आया, क्रेडिट साइड लिख दो। पैसा तुमने उधार दे दिया है तो पैसा चला गया, डेबिट साइड लिख दो। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये थ्योरी कितनी जल्दी जल्दी हो रही है तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम्हें बेसिक कंसेप्ट आता है। क्लियर? दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स अगर तुमने कर दिए और इन्वेस्टमेंट्स अगर बाहर से इंडिया में हो गए तो उसका केस क्या होगा? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने इन्वेस्टमेंट बाहर से रिसीव किया। मान लीजिए इलॉन मस्क आया, उसने बोला भैया मुझे गोवा में मस्त बढ़िया एक अपना घर चाहिए, मस्त बढ़िया मुझे एक विला चाहिए, उसने लिया और खरीद लिया। हमारे देश में पैसा आया, क्या हुआ? बाहर की व्यक्ति ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। इलॉन मस्क ने सोचा कि भैया एक काम करता हूं, तुम्हारे स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा देता हूं, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने, कोई शेयर्स खरीद लिए, कोई एसेट खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया इंडिया में। इंडिया में पैसा आया, कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो देखो, इन्वेस्टमेंट्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दूसरे लोगों द्वारा, अब्रॉड द्वारा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हुआ, शेयर खरीद लिए कंपनी के, कोई रियल एस्टेट खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं क्योंकि पैसा आया है। इंडियन व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन रेसिडेंट्स, कोई शेयर खरीद लिया, कोई बाहर का कोई रियल एस्टेट खरीद लिया, आपके देश से पैसा चला गया दूसरे के देश में, डेबिट साइड लिख दो, नेगेटिव साइड लिख दो। क्या ये बात क्लियर है? इन्वेस्टमेंट्स बाहर से हुए, पैसा आया, क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट तुमने बाहर कर दिया, पैसा चला गया, डेबिट साइड। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल एज दैट। क्लियर? चलो जी, अब ध्यान से देखो, लास्ट पॉइंट हमारा, फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लास्ट ट्रांजैक्शन होता है ये भी खत्म होता है। ये क्या है बच्चे? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने क्या बताया था? अब सारा पैसा जो है, जितना भी पैसा आपने ट्रांजैक्शंस किए, अगर मान लो ये पर्याप्त नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों कहते हैं, नाम क्यों होता है? ये सारे पेमेंट्स को बैलेंस करने का एक अकाउंट होता है। अब आपने सारी इनकम बता दी, सारे खर्चे बता दिए, अब मान लो आपके पास पैसा कम पड़ गया तो क्या करोगे? रिजर्व से पैसा निकालोगे, पिगी बैंक से पैसा निकालोगे और इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? पैसा निकाल लोगे और कहां डाल दोगे? रिजर्व्स में डाल दोगे। तो पैसा चला गया, डेबिट साइड लिखा, रिजर्व से पैसा निकालकर ले आए, क्रेडिट साइड। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? समझ आया? चलो आगे देखो, आगे देखो, यहीं पे ये बात सीखनी है जो लास्ट पॉइंट है यहां का। देखो क्या बोल रहा है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई इसको मेंटेन करता है। ठीक है, ये एक फाइनेंसिंग आइटम्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जैसे कि विड्रॉल की कंडीशन होती है। अगर आप पैसा निकालते हैं रिजर्व से, कम पड़ गए तो आपको निकालना पड़ेगा,
रिजर्व अगर आप विड्रॉ करते हो रिजर्व से पैसा, यानी कि आप पैसा ला रहे हो, तो इसको आप क्रेडिट साइड लिखते हो। पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, बच गया है पैसा, तो आप क्या करोगे, रिजर्व्स में वापस डाल दोगे। तो पैसा जा रहा है, रिजर्व्स में जा रहा है, तो क्या होगा, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है ना रिजर्व्स में पैसा ऐड हो रहा है, लेकिन कहां लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से जा रहा है, इसे हम डेबिट साइड लिखते हैं बेटा। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ना कि रिजर्व्स अकाउंट में, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो जी। अब आता है हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कैपिटल अकाउंट, जैसे बाकी सारे अकाउंट, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल होते हैं, है ना, कम ज्यादा हो सकते हैं। सेम वे अकाउंट कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट यानी कि मान लो अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा भारी है, क्रेडिट साइड यानी कि पैसा ज्यादा आ गया, तो आप क्या बोलोगे, सरप्लस साइड है। अगर मान लो पैसा आपका ज्यादा चला गया और आया कम है, तो क्या करोगे, डेफिसिट साइड बोल दोगे। भैया मान लो आपने 80 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्चा कर दिए, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हुआ ना, सर डेफिसिट हो गया। मान लो आपने 80 रुपए खर्चा किए, 100 रुपए कमा लिए, तो भैया ज्यादा भारी कौन सा है, इनकम साइड भारी है, सरप्लस हो गया। क्या ये बात क्लियर है। जैसे दूसरे कंसेप्ट में सेम लॉजिक काम किया, वैसे इस कंसेप्ट में सेम लॉजिक काम करेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो अब इससे पहले ना एक यहां पे लाइन देख लो, अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक बहुत अच्छी बात बोली है, ये बोली है कि करंट अकाउंट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऊपर वाला हिस्सा, अगर उसमें कोई भी कमी है, मान लीजिए कोई अगर डेफिसिट है, आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, तो आप कैपिटल अकाउंट यानी कि नीचे वाला हिस्सा उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। समझ आया कि अगर मान लो ऊपर वाले हिस्से में पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, तो कैपिटल अकाउंट से बोरो किया जाएगा, मतलब आप उधारी ले लो और कैपिटल अकाउंट से उसको वो बैलेंस करो। यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वाले ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, यानी कि सिंपल एज दैट इस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि इधर अगर पैसा कम पड़ गया तो बोरो कर लोगे, पैसा ले आओगे। अगर इधर पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, लेंड कर दोगे, वो पैसा किसी और को दे दोगे, ठीक है, उधारी दे दोगे किसी को भी। समझ आया बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। दूसरी बात, अगर भाई इसका उल्टा कर दो, सरप्लस हो गया, तो क्या करोगे बच्चे, डेफिसिट को मेंटेन, मतलब डेफिसिट से इसको मैच कर दोगे। क्लियर है बच्चे, समझ आया। कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से उसको मैच करना पड़ेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, करंट अकाउंट जो है बेटा वो कंट्री की इनकम के चेंज को, करंट लेवल को बताता है, ठीक है। दूसरा कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल स्टॉक को बताता है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक को बताता है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक क्योंकि कैपिटल नेचर की चीजें हैं, एसेट और लायबिलिटी में चेंज हो रहा है, यहां पे तो सिर्फ आपकी इनकम पे ध्यान दिया जा रहा है। क्लियर। देखो फ्लो कंसेप्ट है, सारे नेचर जो है फ्लो कंसेप्ट के ये लेता है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात बता रहा है। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक। कोई भी चेंज इन स्टॉक होगा आप कैपिटल अकाउंट में बताओगे। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, लेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम टू अब्रॉड, और उसके साथ विड्रॉल और एडिशन इन रिजर्व्स। ये सारे पॉइंट, बोरोइंग, लेंडिंग अब्रॉड हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है अब्रॉड से, अब्रॉड में तुम कर रहे हो, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, उसे हम यहां पर ये पॉइंट सारे कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है आपका अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। बेटा इसमें मैं आपको लास्ट बार उस चार्ट पर लेकर जा रहा हूं, और मैं आपको एक बार वन लास्ट टाइम और बता देता हूं कि ये चार्ट कितना महत्वपूर्ण है। तुम इस बात तक तो समझ गए होगे अगर देख रहे हो अभी तक वीडियो। तो ये हमारे पास जो लाइन है, ये लाइन जो है ये क्या बताती है, इससे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन अपनी मर्जी से हो रहे हैं, इस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई जोर नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी सोच समझ के नहीं करता है कोई आदमी, ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना ही कोई आप गिफ्ट दे रहे हो बिना सोच समझ के। लेकिन इसके नीचे लाइन वाले जो आइटम है, जिसे हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, इसके ऊपर वाले सारे ऑटोनॉमस आइटम होते हैं। ऑटोनॉमस आइटम की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस में होता है या डेफिसिट होता है। ये ट्रांजैक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनके इम्बैलेंस के लिए। अकोमोडेटिंग आइटम तो इनको बैलेंस करने में मदद करता है,
ये ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। समझ आया? तो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर वाली लाइन को हम ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम होता है अबव द लाइन आइटम। इस लाइन के नीचे वाले आइटम्स क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स, इनको कहते हैं बिलो द लाइन आइटम। अब इनको ध्यान से समझो, अभी 2 मिनट में ये पॉइंट खत्म हो जाएगा एंड आवर वीडियो विल एंड। देखो, व्हाट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि इकोनॉमिक या मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं, जो मैंने तुम्हें बोला था। इसे हम अबव दी लाइन आइटम्स कहते हैं, लाइन के ऊपर वाले, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इनकम लाइक रेंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब के सब होते हैं। इसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों नेचर की चीजें आती हैं। ठीक है, दोनों नेचर की चीजें आती हैं, कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, दोनों नेचर की चीजें आती हैं। ठीक है बच्चे, समझ आया? These items क्या बोल रहा है, autonomous transactions are independent of state of BOP amount. For example, in foreign company is making an investment in India with the aim of earning profit. अगर मान लो किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में पैसा लगाया, वो पैसा कमाना चाहता है, वो भी क्या है बेटा, एक ऑटोनॉमस आइटम ही कंसिडर किया जाता है। या इंडिया से कोई कंपनी अगर बाहर पैसा लगा रही है तो वो भी एक ऑटोनॉमस आइटम ही कंसिडर किया जाता है। ऑन द करंट अकाउंट, मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स आर ऑटोनॉमस आइटम्स या ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट में क्या होता है बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बच्चे, जैसे आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिया या रिसीव कर लिया, या किसी प्राइवेट को आपने लोन दे दिया या कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम एक ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं। यानी कि लेंडिंग और बोरिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, वो ऑटोनॉमस का पार्ट होता है। अकोमोडेटिंग क्या है, अकोमोडेटिंग एक लाइन से समझ लो, ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि अंडरटेक किए जा रहे टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो गैप हो रहा है, वो पूरा जो अकाउंट को अगर बैलेंस करना है तो इन ट्रांजैक्शन की मदद लेनी पड़ेगी, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, बिलो द लाइन आइटम, लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स। समझ आया? लाइन के नीचे वाले आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेंट टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या क्या करते हो आप लोग, करंट अकाउंट का कोई डेफिसिट होगा बीओपी का, देन डेफिसिट ऑफ इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई अगर करंट अकाउंट का कोई अगर बैलेंस गलत है तो आप कैपिटल अकाउंट से उसको बैलेंस करते हो। अगर फिर भी ना हो तो आप क्या करते हो बेटा, या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ ना कुछ पैसा निकालोगे या डालोगे, जो अपने लास्ट पॉइंट देखा था, या आप बोरो करते हो किससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगते हो इस चीज को बैलेंस करने के लिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, देश के पास अगर पैसा नहीं होगा, रिजर्व नहीं होंगे, तो पैसा कहां से चुकाओगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगोगे, और क्या करा जा सकता है। 1990 में किया था ना अपन ने, सेम वही हिसाब किताब है। देखो डिफरेंस देख लो। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है बच्चे, ये ऑटोनॉमस आइटम्स हैं जो इकोनॉमिक मोटिव यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, ये अंडरटेक किए जाते हैं कवर करने के लिए डेफिसिट और सरप्लस ऑटोनॉमस आइटम को, कि ये जो ऊटपटांग हरकतें मचाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ये लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर नहीं चलते हैं, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, तभी तो इम्बैलेंस होते हैं। ये क्या किया जाता है, ये मेंटेन किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस बनाने के लिए मेंटेन किया जाता है। ये अकाउंट, ये आइटम्स, इनको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए बार बार यही चीजें आ रही हैं। इट इज अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट, ये बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। दूसरी बात, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों जगह होता है, मैंने पहले बोला था। ऑटोनॉमस आइटम्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जगह होता है, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होता है, लास्ट वाला ट्रांजैक्शन जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, दीज आर अबव द लाइन आइटम्स एंड दीज आर बिलो द लाइन आइटम्स। ये तुम्हें पता है, सिंपल, हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। लास्ट 1-2 पॉइंट है, उनको और समझ लो, वैसे तो मैं ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी समझ लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, एब्सोल्युटली। डबल एंट्री सिस्टम की तरह हमें एट द एंड क्रेडिट और डेबिट साइड को बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का कोई भी इम्बैलेंस हो, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, उसको करेक्ट किया जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू, यानी कि विथड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स या फिर एडिशन टू रिजर्व्स, यही 2 ट्रांजैक्शन की मदद से हम इसको बैलेंस करते हैं। क्लियर? और मान लीजिए अगर लास्ट में स्लाइड अगर आपको पूछूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका जो पूरा चार्ट है,
अगर वो उसका मान लीजिए डेबिट साइड ज्यादा है, यानी कि खर्चे ज्यादा हो गए, तो क्या बोलोगे उसका? आप डेफिसिट बोलोगे, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट साइड। इसको कैसे सुधारोगे? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या हुए बेटा? ज्यादा हो गए। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गए, पैसा जो है आपके पास कम आया। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में भी पैसा आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, आया कम। तो इनफ्लो ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर लेस। इनफ्लो कम है, क्यों? किससे? आउटफ्लो से, तभी हमारा डेफिसिट होता है। ठीक है। सरप्लस कब होता है बच्चे? जब मैं बोलूं कि मेरा इनफ्लो इज मोर, इज एक्सीडिंग देन माय आउटफ्लो। पैसा जितना बाहर जा रहा है उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं, तो सरप्लस हो जाएगा। और इसको कैसे सेट ऑफ करते हैं मैं तुम्हें एंड में बता चुका हूं। देखो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या बताया, वो स्लाइड आ गई तब बाकी सारी की सारी चीज आ गई। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट आर दिस लेक्चर एज वेल। ये वन शॉट आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और बाकी दोस्तों को तक भी पहुंचाओ भाई। सबके अगर 95+ आएंगे तो अच्छा लगेगा ना। एक आदमी अगर अच्छा कर रहा है तो दूसरा आदमी पीछे रह जाएगा, अच्छा नहीं होगा ना। तो भैया खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।